शुक्रजनन की प्रक्रिया को हमने कल बात की थी, दो भागों में बांटा था। पहला तो था स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा चरण था शुक्राणु निर्माण का, जिसे हमने कहा था स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण। तो कल हमने बात कर ली थी कि जो स्पर्मेटिड है वो शुक्राणु में रूपांतरण होता है तो उस दौरान कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था केंद्रक में परिवर्तन। कल हमने चर्चा कर ली थी कि केंद्रक में परिवर्तन होता है तो क्या क्या संरचनाएं लुप्त हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण, यानी स्पर्मेटिड से जब शुक्राणु का में रूपांतरण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, तब एक्रोसोम का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखो, एक्रोसोम का जो निर्माण है यह होता है गोल्जिकाय द्वारा। स्पर्मेटिड का जो गोल्जिकाय है इसके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब जो गोल्जिकाय है यह कई पट्टिकाओं व वेसिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जब एक्रोसोम का निर्माण होना होता है उस समय गोल्जिकाय के अंदर जो कुछ पट्टिकाएँ होती है, वेसिकल्स होती है, इनका आकार बड़ा होने लगता है और इसके अंदर एक ठोस कणिका विकसित होने लगती है जिस कहा जाता है पूर्व एक्रोसोमल कणिका। यानी गोल्जिकाय के अंदर जो कुछ रिक्तिकाएँ होती है एक्रोसोम निर्माण के समय, उन रिक्तिका का आकार बड़ा होने लगता है और उनके अंदर एक ठोस कणिका विकसित होने लगती है। इस ठोस कणिका को क्या कहते हैं? पूर्व एक्रोसोमल कणिका। इसके पश्चात क्या है कि जब रिक्तिकाओं में एक से अधिक इस ठोस कणिकाओं का निर्माण हो जाता है तब ये रिक्तिकाएँ आपस में संयुक्त हो जाती है और एक बड़ी एक्रोसोमल कणिका का निर्माण है वो कर देती है, एक बड़ी एक्रोसोमल कणिका का निर्माण कर देती है। जब बड़ी एक्रोसोमल कणिका का निर्माण हो जाता है तब यह रिक्तिका जिसके अंदर एक बड़ी एक्रोसोमल कणिका है, यह जो केंद्रक है जिसकी आकृति लंबी हो रही है, यानी जो केंद्रक है वो लंबा होना प्रारंभ हो जाता है, इस लंबे हो रहे केंद्रक के अग्र सिरे पर यह बड़ी रिक्तिका स्थापित हो जाती है जिसके अंदर एक्रोसोमल कणिका होती है। इसके पश्चात क्या होगा कि जो एक्रोसोमल कणिका है यह रिक्तिका के अंदर होती है और यह केंद्र के अग्र वाले भाग को घेर लेती है और आकार में बड़ी होकर के किसका निर्माण करती है? एक्रोसोम का निर्माण करती है, जो कि केंद्र के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा आकृति का निर्माण करता है। यानी केंद्र के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम एक टोपीनुमा आकृति में स्थापित हो जाता है और गोल्जिकाय का जो बचा हुआ शेष भाग है वो कोशिका द्रव्य के साथ विघटित हो जाता है और एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण होता है उस दौरान एक्रोसोम का जो निर्माण है वो किससे होगा? गोल्जिकाय से होता है। गोल्जिकाय के अंदर पट्टिकाएँ होती है, वेसिकल्स होती है और इस दौरान क्या होगा कि गोल्जिकाय के अंदर जो रिक्तिकाएँ होती है उसमें एक ठोस कणिका बनेगी जिसे पूर्व एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। यह आकार में बड़ी होगी, कुछ रिक्तिकाएँ आपस में मिलकर के एक बड़ी एक्रोसोमल कणिका बना देगी जो कि बाद में केंद्र के शीर्ष भाग पर स्थापित होकर के एक बड़ी कणिका बनाते हैं जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। अब जो एक्रोसोम बना है इसके अंदर क्या है, इसकी क्या खास बात है कि इसके अंदर अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये अपघटनीय एंजाइम क्या करते हैं कि जब स्पर्मेटिड से जो शुक्राणु बनता है और यह शुक्राणु की क्या खास बात होती है कि यह गतिशील होता है, ठीक है। यानी मैथुन की क्रिया के पश्चात ये गतिशील शुक्राणु जो है वो मूवमेंट करके कहाँ तक जाते हैं? अंडाणु तक जाते हैं। तो अंडाणु तक पहुँचने के बाद क्या होता है कि जो शुक्राणु जो होते हैं इनके हेड वाले पोर्शन के अंदर एक्रोसोम पाया जाता है, किसके आगे? केंद्र के आगे। और ये एक्रोसोम क्या करते हैं? इन अपघटनीय एंजाइम की सहायता से जो अंडाणु होता है इसकी जो झिल्ली होती है इस झिल्ली को क्या कर देते हैं? गला देते हैं।
झिल्ली को क्या कर देते हैं, गला देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो शुक्राणु का हेड के अंदर जो केंद्रक का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किसके अंदर स्थानांतरित हो जाता है, अंडाणु के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो एक्रोसोम है उसके अंदर अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंडाणु की झिल्ली को गलाने का कार्य करते हैं। देखो क्या है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण हो चुका है। एक्रोसोम का निर्माण कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात अब बात करेंगे कि जो शुक्राणु है, जब स्पर्मेटिड का विभेदन होगा, स्पर्मेटिड विभेदित हो जाएगा, किसमें विभेदन हो जाएगा शुक्राणु में, तब किसका निर्माण देखने को मिलेगा, अक्षीय तंतु का निर्माण। अक्षीय तंतु का निर्माण या हम कहें पुच्छ का निर्माण। तो देखिए क्या है कि जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु के अंदर अक्षीय तंतु का जो निर्माण है, अक्षीय तंतु का जो निर्माण है यह होता है दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा। दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा किसका निर्माण होता है, अक्षीय तंतु का। जो एक्सियल फिलामेंट है इसका जो निर्माण है वो दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा होता है। स्पर्मेटिड के अंदर जो तारकाय पाया जाता है, स्पर्मेटिड के अंदर जो तारकाय पाया जाता है, यह तारकाय दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। दो तारक केंद्रों से मिलकर बना हुआ होता है और ये दोनों तारक केंद्र जो होते हैं ये बेलनाकार आकृति के होते हैं तथा एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं। क्या काम ने कि जब एक्सियल तंतु का निर्माण होगा, अक्षीय तंतु का निर्माण होगा तो किसके द्वारा होगा, दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा। और स्पर्मेटिड का जो तारकाय है वो दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है जो कि बेलनाकार आकृति के होते हैं तथा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। क्या है कि जब अक्षीय तंतु का निर्माण होना होता है तो जो दोनों तारक केंद्र हैं, ये दोनों तारक केंद्र क्या करते हैं कि जो केंद्रक है, हेड वाले पोर्शन के अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक के पश्य भाग में चले जाते हैं। दोनों तारक केंद्र क्या करेंगे, केंद्र के पश्य भाग की तरफ आ जाते हैं। तो केंद्र के पश्य भाग की तरफ आने के बाद क्या होता है कि केंद्र के पीछे एक गर्त बन जाता है, गर्त या गड्ढा बन जाता है जिसे कहा जाता है परफोरेटियम। क्या कहेंगे, परफोरेटियम। यानी ये वाला जो केंद्रक वाला पोर्शन है, इस केंद्र के पीछे इस प्रकार से गर्त बन जाता है। इस गर्त को ही हम कहते हैं परफोरेटियम। इसके अंदर दोनों ही क्या आ जाएंगे, तारक केंद्र आ जाएंगे। कि जो केंद्र के जो पीछे तारक केंद्र स्थित होता है उसे तो कहेंगे हम समीपस्थ तारक केंद्र। क्या कहेंगे, समीपस्थ तारक केंद्र। और इस समीपस्थ तारक केंद्र के पीछे की तरफ जो स्थित होता है उसे कहा जाता है दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र। इस दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, अक्षीय तंतु का निर्माण देखने को मिलता है। तो क्या कहा हमने कि जो अक्षीय तंतु का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होगा, दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा होगा। स्पर्मेटिड का जो तारकाय है वो दो तारक केंद्रों से मिलकर बना हुआ होता है और दोनों ही तारक केंद्र जो है वो बेलनाकार आकृति के होते हैं और एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। अक्षीय तंतु के निर्माण के समय दोनों तारक केंद्र क्या करते हैं, केंद्र के पश्य भाग की तरफ आ जाते हैं और पश्य भाग की तरफ एक गड्ढा निर्मित होता है जिस गड्ढे को कहा जाता है परफोरेटियम। और इस गर्त के अंदर जो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो होता है तारक केंद्र उसे तो कहा जाता है समीपस्थ तारक केंद्र और इसके नीचे वाला स्थित तारक केंद्र क्या कहलाता है, दूरस्थ तारक केंद्र कहलाता है। और इसी तारक केंद्र के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, अक्षीय तंतु का।
अब बात करते हैं अक्षय तंतु के निर्माण के पश्चात, अब बात करते हैं हम मध्य भाग का निर्माण, यानी शुक्राणु का जो मध्य भाग है इसका निर्माण कैसे होगा। मध्य भाग का निर्माण, देखो शुक्राणु का जो मध्य भाग है यह निर्मित होता है दूरस्थ तारक के अंदर से, साथ में जो अक्षीय तंतु है, अक्षय तंतु का जो प्रारंभिक शिरा है, प्रारंभिक भाग है, इससे अक्षय तंतु का प्रारंभिक शिरा या प्रारंभिक भाग प्लस दूरस्थ तारक के अंदर दोनों मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। तो जो शुक्राणु का जो मध्य भाग है, हेड वाला पोर्शन हो गया, उसके पश्चात शुक्राणु का जो मध्य भाग आता है, इस शुक्राणु के मध्य भाग के अंदर जो एक्सियल फिलामेंट है, इसके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक फीते के आकार में या फिर सर्पिल आकार में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है निबेन कर्ण। क्या कहा जाता है, निबेन कर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार से शुक्राणु का जो मध्य भाग है, मिडल पोर्शन जो है, इस मध्य भाग में क्या है कि जो परिधि वाला भाग है, इस परिधि की तरफ जो कोशिका द्रव्य है एक गाढ़ी परत के रूप में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है मैनचेट, जिसे कहा जाता है मैनचेट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो शुक्राणु का जो मध्य भाग का जो निर्माण होता है, उसके अंदर एक तो स्पर्मेटिड का जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो भाग लेता है, और अक्षय तंतु का जो प्रारंभिक शिरा है वो भाग लेता है, यानी अग्रभाग में काम में आता है। इस दौरान क्या होगा कि जो मध्य भाग के अंदर जो अक्षय तंतु है, इनके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक सर्पिल आकार में पाए जाते हैं, यानी फीते के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे कहा जाता है निबेन कर्ण। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का जो मध्य भाग है, इसकी जो परिधि वाला भाग है, इस परिधि की तरफ जो कोशिका द्रव्य है एक गाढ़ी परत के रूप में पाया जाता है, जिसे मैनचेट कहा जाता है। इस प्रकार से स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण होता है, विभेदन हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्रजनन की प्रक्रिया में लगभग 74 डेज यानी 74 दिन का समय लगता है। शुक्रजनन के अंदर 74 दिन का समय लगता है, और शुक्रजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो शुक्राणु निर्मित होते हैं, इनका जो जीवन काल है वो 1 घंटे से 24 घंटे तक रहता है। किस अवस्था में, सक्रिय अवस्था में। शुक्राणु जो है निर्मित होने के पश्चात सक्रिय अवस्था में इनका जो जीवन काल है वो 1 घंटे से 24 घंटे का होता है। इन शुक्राणुओं को शीत उपचार द्वारा लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है। लेकिन यदि जो शुक्राणु है ये सक्रिय अवस्था में बात करें नॉर्मल, तो ये 1 घंटे से 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं, और शीत भंडार द्वारा इन शुक्राणुओं को कई वर्षों तक जीवित रखा जा सकता है। और शुक्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं, इस प्रक्रिया के अंदर कितना समय लगता है, 74 दिन का समय लगता है। शुक्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, ये जो शुक्राणु है वो बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, वृषण में। और वृषण में भी हमने बात की थी, वहाँ पर किस में बनते हैं, वृषण की कुछ नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है शुक्रजनक नलिकाएं। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और बनने के पश्चात जो शुक्राणु है वो वृषण के अंदर एक सेल्स पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका। इन सर्टोली कोशिका के अंदर जो सर्टोली कोशिका है, इन सर्टोली कोशिका में क्या होगा कि जो बनने वाले जो शुक्राणु है अपने हेड की सहायता से, अपने शीर्ष वाले भाग की सहायता से इस सर्टोली कोशिका में धसे हुए रहते हैं, और इसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जब तक कि इन्हें शरीर से बाहर निष्कासित नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्रजनन क्रिया का हार्मोनल नियंत्रण, यानी शुक्रजनन क्रिया का जो नियंत्रण है वो हार्मोन नियंत्रण है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखो, शुक्रजनन क्रिया का जो प्रारंभ है यह है हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जिसका नाम है GnRH।
GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस GnRH हार्मोन द्वारा ही शुक्रजनन क्रिया का जो हार्मोन नियंत्रण है वो किया जाता है। तो क्या है कि जब वयस्क अवस्था आती है, वयस्क अवस्था आने पर जो GnRH हार्मोन है, इस हार्मोन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित GnRH हार्मोन यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा वयस्क अवस्था आने पर बढ़ जाती है। जब GnRH हार्मोन की मात्रा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा, यह हार्मोन उद्दीपित करता है या कार्य करता है किसके ऊपर, अग्रपीयूष ग्रंथि पर। अग्रपीयूष ग्रंथि के ऊपर GnRH हार्मोन कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप अग्रपीयूष ग्रंथि है यह दो हार्मोन को स्रावित करती है जिनका नाम है LH हार्मोन, दूसरा है FSH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम पुट्टिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। GnRH हार्मोन की मात्रा बढ़ी तो यह अग्रपीयूष ग्रंथि को LH व FSH हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अब क्या है कि जो LH हार्मोन है यह कार्य करता है लीडिंग सेल पर, लीडिंग कोशिका पर कार्य करता है। लीडिंग कोशिका को हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं, अंतराली कोशिका भी कहते हैं। तो क्या होगा कि जब LH हार्मोन है लीडिंग कोशिका पर कार्य करता है तो उसके फलस्वरूप लीडिंग कोशिका है यह एक हार्मोन को स्रावित करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे ही LH हार्मोन ने लीडिंग कोशिका पर कार्य किया तो लीडिंग कोशिका ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राण प्रारंभ कर देता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो उस समय क्या है कि जो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है ये क्या हो जाता है, प्रारंभ, यानी शुक्र जनन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह कार्य करता है सर्टोली कोशिका पर। किस पे कार्य करेगा, सर्टोली कोशिका पर। जैसे ही FSH हार्मोन कार्य करता है सर्टोली कोशिका पर तो सर्टोली कोशिका क्या करती है, कुछ फैक्टर जो है यानी कुछ कारक, इन कारक को क्या करती है, स्रावित करती है। और ये जो कारक जो है वो क्या करते हैं कि जो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, इस शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या करती है, सहायता। ठीक है, तो क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जो GnRH हार्मोन स्रावित होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वयस्क अवस्था आने पर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही इस हार्मोन की मात्रा बढ़ती है यह हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि को क्या करता है, उद्दीपित करता है, जिसके फलस्वरूप अग्रपीयूष ग्रंथि ने दो हार्मोन स्रावित किए, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन क्या करता है, लीडिंग सेल्स पे कार्य करता है जिसे हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। इसके फलस्वरूप लीडिंग कोशिका हार्मोन स्रावित करेगी टेस्टोस्टेरोन। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हुआ शुक्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, यह सर्टोली सेल्स पे कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप ये कुछ फैक्टर्स को स्रावित करती है जो कि शुक्रजनन की क्रिया में सहायता करता है। अब क्या है कि शुक्रजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो शुक्राणु बन रहे हैं, जब आवश्यकता से अधिक शुक्राणु बन जाते हैं, जब इनकी आवश्यकता नहीं होती है, उस समय क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन है यह ऋणात्मक प्रतिपुष्टि देता है, यानी नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, अग्रपीयूष ग्रंथि को। और इसी प्रकार यह ऋणात्मक प्रतिपुष्टि दी जाती है हाइपोथैलेमस को। जब आवश्यकता से अधिक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई है, यानी शुक्रजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु अधिक मात्रा में बन गए हैं, तो टेस्टोस्टेरोन है वो ऋणात्मक प्रतिपुष्टि देता है अग्रपीयूष ग्रंथि को और हाइपोथैलेमस को। ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को भी दे सकता है और अग्रपीयूष ग्रंथि को भी दे सकता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि हाइपोथैलेमस है वो GnRH हार्मोन का जो स्त्रावण है वो कम कर देगा, जिसके फलस्वरूप अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा जो LH और FSH हार्मोन स्रावित हो रहे थे, इनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुजनन की प्रक्रिया है यह भी मंद हो जाएगी। इसी प्रकार जब शुक्रजनन की प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो रही है तो सर्टोली कोशिका के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका नाम है इनहिबिन। कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? इनहिबिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह इनहिबिन हार्मोन भी क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? अग्रपियूष ग्रंथि को, या फिर यह डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, जिसके फलस्वरूप GnRH हार्मोन जो है सीक्रेट हो रहा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप LH और FSH की मात्रा भी कम हो जाएगी और शुक्रजनन की जो मात्रा है, जो क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शुक्रजनन क्रिया का जो हार्मोनल नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है।